नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की है। इस बैठक में राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान राज्य के विकास और लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण फैसलों पर विचार विमर्श किया। कैबिनेट की बैठक में राज्य के प्रशासनिक और विकासात्मक कार्यों को गति देने के लिए कई नई योजनाओं पर चर्चा हुई, जो आने वाले समय में उत्तराखंड के विकास को और मजबूत करेगी। कांग्रेस नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दूसरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ राजस्व ग्राम की मांग को लेकर मौन उपवास किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, राज्य के सम्मुख कुछ ज्वलंत और दीर्घकालीन समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जाना जरूरी है, जो जमीन, आवास व हमारे परिवेश को लेकर संबंधित है। हम उन राज्य की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए और बिंदुओं का समाधान करने के लिए गांधी पार्क में उपवास पर बैठेंगे। मैं मौन उपवास पर बैठूंगा और बाकी साथी धरने पर बैठेंगे। ने ये निर्णय लिया था कि हम राज्य के सम्मुख कुछ ज्वलंत दीर्घकालिक समस्याएं हैं जिनका समाधान आवश्यक है, जो जमीन से लेकर के संबंधित हैं, जो आवास को लेकर के संबंधित हैं और हमारे परिवेश को, समग्र परिवेश को लेकर के संबंधित हैं। हम उन पर जो है राज्य की सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए और उनसे उन बिंदुओं का समाधान करने के लिए गांधी पार्क में उपवास पर बैठेंगे। मैं मौन उपवास पर बैठूंगा और बाकी साथी धरने पर बैठेंगे। ये हमने निर्णय लिया था, उसी निर्णय के अनुरूप यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और आज उन बिंदुओं पर जिनमें राजस्व गांव के दर्जे की बात भी है, मालिकाना हक की बात भी सम्मिलित है लोगों को, और जो लोगों के छोटे छोटे पट्टेदार हैं जिनको बेदखल किया जा रहा है, वो बेदखल को रोकने की और उनको नियमित करने की, उन कब्जों को, ये सारी बातें उसमें सम्मिलित हैं। और उसके लिए हम एक धरने के बाद जो है ज्ञापन मुख्य और बुलेटिन वक्त होगा छोटे से ब्रेक। खबर के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कालाढूंगी विधायक और पूर्व मंत्री वंशिधर भगत ने एक बार फिर से कालाढूंगी विधानसभा से चुनाव लड़ने के संकेत देकर सियासी हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ हूं, अभी एक टर्म मेरा चलेगा और अगर मैं नहीं तो मेरा बेटा विकास भगत ही कालाढूंगी से चुनाव लड़ेगा। भगत ने यह भी कहा कि वे सक्रिय राजनीति में हैं और रिटायरमेंट के बारे में सोचने को तैयार नहीं है, लेकिन निर्णय पार्टी नेतृत्व को करना होगा। उनके इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि भगत परिवार कालाढूंगी सीट पर अपनी राजनीतिक विरासत बनाए रखने की इच्छा रखता है। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर चल रही प्रतिस्पर्धा के बीच अहम माना जा रहा है, जहां कई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी नेतृत्व के फैसले पर अब सबकी नजरें टिक गई हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कौन क्या कर रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब करें। लेकिन मैंने ये कहा था कि अभी मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ, लेकिन अब पार्टी रिटायर कर देगी तो मैं क्या करूंगा। तो ये अपने मन की बात है कि मैं रिटायर नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि अभी एक आध टर्म तो हमारा चलेगा ही चलेगा। अगर आप रिटायर नहीं होंगे तो आप चुनाव लड़ेंगे, ये सत्य है। नहीं लड़ेंगे तो फिर राजनीतिक विरासत के तौर पे विधायक का चेहरा कौन होगा। देखिए, मैं तो चाहूंगा कि मेरा पुत्र जो है पूरी ताकत से लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि उसको टिकट मिले। तो बाकी निर्णय तो पार्टी का है ना, पार्टी जो निर्णय लेगी उस पर हम चलेंगे। हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट खुद मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में विभिन्न सामाजिक संगठनों और अन्य दलों से जुड़े लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों और भाजपा की नीति से प्रभावित होकर
जो लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा का संगठन लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में इस अभियान और तेज होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और जनता का विश्वास पार्टी के साथ है। पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों को अपने परिवार में शामिल करना चाहती है जो प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। बड़ी संख्या में दूसरे दलों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, विभिन्न पदों पर रहने वाले कार्यकर्ताओं वो हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हम उन सबका स्वागत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। आज भी हमने सबके लिए दरवाजे खोले हैं और ये अभियान अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में जब परिवार में लोग जुड़ते हैं तो उसका लाभ पार्टी को मिलता है। और आज हल्द्वानी के अंदर अनेकों ब्लॉक प्रमुखों ने भारतीय जनता पार्टी संस्था ली है, जिला पंचायत निर्वाचित सदस्यों ने लिया, बीडीसी मेंबरों ने लिया है और कुछ और दलों के कार्यकर्ताओं ने पार्टी की संस्था ली है। मैंने उन सबका स्वागत किया है और ये गति हमारी लगातार बढ़ने वाली है। आज 2 जिलों का था, बाकी जिलों के कार्यक्रम भी समय पर हम घोषित करने वाले हैं। इसी प्रकार के कार्यक्रम अपने गढ़वाल मंडल में भी 27 तारीख को होगा। उस दिन भी बड़ी संख्या में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार की सक्रियता देखने को मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शंकर कुरंगा खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के साथ रेलवे के वकीलों से लगातार चर्चा कर रहे थे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शंकर कुरंगा ने बताया, सुप्रीम कोर्ट की पीठ जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे, उन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इसके तहत 19 मार्च से 31 मार्च तक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रशासन के बीच से विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन कैंपों में पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें लगातार सुनवाई चल रही थी और माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय ने जो भी उसमें फैसला दिया है, उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि जो ये जमीन है ये राज्य की जमीन है और जमीन का इस्तेमाल कैसे करना है यह तय करना राज्य सरकार का काम है। कुल मिलाकर के जो 31 हेक्टेयर में फैला हुआ जो क्षेत्र है और 5236 परिवार वहां पर बताए गए हैं और उसमें ये कहना है रेलवे का जो विस्तार होना है और उत्तराखंड सामरिक दृष्टिकोण से भी और हमारे जो वहाँ पर जो हमारे अभी वंदे मातरम जैसी ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं और यहाँ पर सेना का एक क्षेत्र भी है और बहुत सारी चीजों को लेकर के भी सामरिक दृष्टिकोण से भी एक अति महत्वपूर्ण फैसला है। कोर्ट ने 18 उसके बाद क्योंकि अब उसकी जांच भी होनी है जो लोग उसमें रह रहे हैं, क्योंकि रेलवे की ओर से ये भी कहा गया उसमें कि भाई जो परिवार है उनका स्टेट की जो लीगल कमेटी है हाईकोर्ट की, उस कमेटी के तहत पीएम आवास योजना के अंतर्गत आने वाले जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया का निर्धारण भी होगा और शीघ्र ही उसमें कमेटी तय करेगी कौन कौन लोग उसमें हैं और उन पात्र लोगों को एक मानवीय आधार पर उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है और वो तय जमीन जहां भी जो भी लोग वो होंगे उन सबका चिन्हीकरण होगा और चिन्हीकरण होने के बाद वो पुनर्वास की व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये उसमें कहा है। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बादलों का डेरा है और कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। बीते दिन दोपहर बाद बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात दर्ज किया गया, जबकि देहरादून सहित निचले इलाकों में हल्की वर्षा से तापमान में गिरावट आई है। केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में भी बादल छाए रहे और कुछ स्थानों पर बर्फबारी देखने को मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक CS तोमर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते अगले 2 दिन मौसम का मिजाज बदला रह सकता है।
देखिए, जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी जो सर्कुलेशन पैटर्न था उसमें तो थोड़ा सा शिफ्टिंग हुई है और थोड़ा सा वीक भी पड़ गया सिस्टम। तो कल तो हमारे को उत्तरकाशी जो है चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर में जो है कुछ काफ़ी जगह पर हमारे को बारिश, हल्की बारिश देखने को मिली है। और एक आध जगह पे बाकी और भी जैसे मसूरी और नरेंद्र नगर वाले एरिया में भी और देहरादून के कुछ और उत्तरकाशी के कुछ और निचले इलाकों में भी बूंदाबांदी देखने को मिली है। तो इसी तरह का सीन आज भी जो है, इसी तरह की परिस्थिति आज भी बनी हुई है। तो अभी हल्का, हालांकि वीक हो गया सिस्टम, वीक हो रहा है सिस्टम, तो ये जो है आज ऐसे देखने को हमको मिल सकता है। खासतौर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की से बहुत हल्की बारिश या बर्फबारी जो लगभग 3500-3400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। और यही स्थिति अब फिर से जो है 27-28 तारीख को भी ऐसे ही सिमिलर जो है परिस्थिति बनने वाली है। तो उसमें भी हमारे को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है बारिश, हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है कुछ स्थानों पे। और जो है लगभग 3400-3500 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में हमारे को बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें, मैदानी क्षेत्रों में क्या स्थिति है सर? मैदानी क्षेत्रों में देखिए अभी चांसेस थोड़ा प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, चांसेस काफ़ी कम है जहाँ पे कि बर्फबारी हो सकती है। हाँ, छोटे तो जो है यहाँ पे जो ऊंचाई जैसे जहाँ पे पहाड़ी शुरू हो जाता है अपने नरेंद्र नगर, हरिद्वार, ये नरेंद्र नगर हो गया, मसूरी जैसे इलाकों में तो लैंसडाउन वाला एरिया है। तो ऐसे इलाकों में भी नैनीताल के जो निचले इलाके वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है बूंदाबांदी। उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली है। चार धाम यात्रा 2025 के अभिनव ट्रैफिक कंट्रोल मॉडल के लिए देहरादून की एसपी ट्रैफिक लोकजीत सिंह को प्रतिष्ठित स्कॉच ग्रुप के स्कॉच पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। यह पुरस्कार 28 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित 106वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया जाएगा। लोकजीत सिंह के नेतृत्व में देहरादून ट्रैफिक पुलिस ने उन्नत कंट्रोल रूम, रियल टाइम निगरानी और बुद्धिमान रूट डायवर्जन प्रणाली लागू की थी, जिससे यातायात जाम में कमी आई और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हुई। पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस सफलता के लिए पूरी टीम को बधाई दी है। गैरसैंण में विधानसभा भवन को लेकर सियासत तेज हो गई है। लैंसडाउन से विधायक महेंद्र दिलीप रावत ने वहां ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा, बीमार विधायकों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने कहा, यदि सरकार यह व्यवस्था नहीं कर पाती तो कांग्रेस खुद गैरसैंण में ऑक्सीजन उपलब्ध कराएगी। गोदियाल ने यही बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर महेंद्र दिलीप रावत से बातचीत भी की है। जनता पार्टी के दो नेताओं के मैंने बयान सुने। मैं लैंसडाउन के विधायक जी का मैंने बयान सुना और दूसरा चमोली जी का मैंने बयान सुना। इसके अलावा और भी कोई होंगे तो मैंने नहीं सुना, पर ये दोनों का बयान मैंने सुना। सबसे पहली बात, महेंद्र जी का बयान, लैंसडाउन के विधायक जी का बयान कि वहाँ सुविधाएं नहीं है। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के एक विधायक जो कि बहुत विकट भौगोलिक परिस्थिति में उन लोगों के द्वारा चुन के आते हैं जो उनसे भी ज़्यादा विकट स्थिति में जीवन यापन करते हैं, उनके नुमाइंदे हैं वो, उनका ये बयान उन तमाम लोगों की तौहीन है जिनके द्वारा वो चुनकर आए हैं। अगर विधायक जी को वहाँ 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन रहने में कठिनाई महसूस होती है तो विधायक जी को एहसास होना चाहिए कि उनके जो मतदाता हैं वो भी इससे ज़्यादा कठिन परिस्थिति में गाँव में जीवन यापन कर रहे हैं, फिर उनके लिए क्या उनके पास योजना है। नंबर एक बात। दूसरी बात, उन्होंने जो बातें कही हैं कि ठंड लगती है, तो आजकल व्यवस्था है सब, वहाँ विधानसभा भवन है, उस विधानसभा भवन के अंदर ठंड को कम करने के यंत्र लग सकते हैं। उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 153 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य गृह विभाग की जांच के बाद पाकिस्तान से आए 147 और अफगानिस्तान से आए 6 लोगों के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। अब ये सभी लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा, नागरिकता का आधार संविधान की समानता होनी चाहिए और इसमें जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। मानवीय आधार पर हर उत्पीड़ित व्यक्ति के साथ है, कोई भी पीड़ित है, शोषित है, उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन हम मानते हैं कि नागरिकता का जो मुद्दा है
वो संविधान की समानता के आधार पर होना चाहिए। जो संविधान में समानता की भावना उद्धृत की गई है उसके आधार पर होना चाहिए। उसमें कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार इसको राजनीतिक रूप से भुनाने का प्रयास करती है, जो इसमें नहीं होना चाहिए। पूर्व में भी कांग्रेस की सरकारों ने कई लोगों को यहाँ जो है शरण दी है। ये पहली बार रुको। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 9 से 13 मार्च तक गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होगा। 5 दिवसीय सत्र में 11 मार्च से वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस इस सत्र की अवधि को लेकर भाजपा पर हमलावर है और अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, सत्र की तिथि सरकार तय करती है और कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों की सहमति से निर्णय लिया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कामकाज अधिक हुआ तो सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मंत्रणा समिति तय करती है, अगर सरकार का कार्य बढ़ेगा तो आगे बढ़ सकता है। मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि सरकार चीजें तिथि तय करती है लेकिन फिर कार्य मंत्रणा बैठती, कार्य मंत्रणा में चीजें तय होती है। इसलिए कार्य मंत्रणा में कांग्रेस सभी दलों के लोग होते हैं। इसलिए कितने दिन का सत्र है, सरकारी काम जितना होता है उतने दिन सत्र होता है। तो सत्र को अगर आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ाया भी जाएगा। देहरादून में भाजपा ने तथाकथित मोहम्मद दीपक और राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार देते हुए कहा, कांग्रेस एक विशेष मानसिकता को बढ़ावा दे रही है। चमोली ने तंज कसते हुए कहा कि जो दीपक से मोहम्मद दीपक बनेगा वही कांग्रेस के लिए पूजनीय हो जाएगा। उन्होंने इसे देवभूमि की डेमोग्राफी और शांति व्यवस्था के लिए खतरनाक बताया। चमोली ने यह भी कहा कि जिन राहुल गांधी से मिलने के लिए कांग्रेस नेताओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है, उनसे अचानक मुलाकात और उसका महिमा मंडन कई सवाल खड़े करता है। बीजेपी का आरोप है कि पूरा घटनाक्रम उत्तराखंड में तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देने की कोशिश है। खूब आप किस तरह देखते हैं? दीपक मत बोले, मोहम्मद दीपक है वो। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है उत्तराखंड के लिए। अगर यही दीपक कश्यप, अगर दीपक कश्यप के नाते वहां पर उस मोहम्मदन परिवार की मदद के लिए खड़ा होता, एक प्रश्न ये है कि क्या राहुल गांधी इसको लगाते? लेकिन राहुल गांधी ने गले उसको इसलिए लगाया कि वो दीपक कश्यप से मोहम्मद दीपक बन गया। तो ये कांग्रेस का चरित्र है। और मैंने कहा कि इस कांग्रेस से इस प्रदेश को बचाओ, इसका देव तो बचाओ। ये प्रदेश की जनता को देखना होगा। आप समझ सकते हैं जब कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता, जो नेता प्रतिपक्ष हों भारतवर्ष के, वो अगर सिर्फ इस बात पर कि दीपक से मोहम्मद दीपक बन गया उसको गले लगा रहा हो, तो क्या ये उत्तराखंड में धर्मांतरण को प्रोत्साहन नहीं है? क्या इस रूप में इसको नहीं देखा जाना चाहिए कि अपनी आइडेंटिटी आप जो है एक हिंदू आइडेंटिटी को समाप्त करके अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी खड़ी करने के लिए क्या उसको आप प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं क्या? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरे आरोप थे अभी तक और जो मैंने कहा था आपको मीडिया के माध्यम से कि उसको मोहम्मद दीपक नहीं होना चाहिए, उसको दीपक कश्यप के नाते वहाँ मदद करनी चाहिए थी, आज मेरे आरोप सही सिद्ध हुए हैं। क्योंकि उसने आगे मोहम्मद लगाया, इसलिए कांग्रेस उसके पीछे आके खड़ी हो गई और आज कांग्रेस के सर्वोच्च नेता ने उसको गले लगाकर उन आरोपों को सिद्ध किया है। ये आरोप कांग्रेस पर प्रमाणित हो चुका है। अब उत्तराखंड की जनता को देखना है कि इस कांग्रेस को कहां तक खदेड़ना है। मैं समझता हूं इसको यहां से दिल्ली तक ही खदेड़ दी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उत्तराखंड में इसके लिए कोई स्थान अब बचा नहीं। आपको क्या? देहरादून में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन क्रैकडाउन अब तेज कर दिया गया है। यह सत्यापन अभियान उच्च स्तर की निगरानी में संचालित हो रहा है, जिसमें सभी थाना क्षेत्रों में किराएदारों, बाहरी मजदूरों और होटल रेस्टोरेंट कर्मचारियों का सत्यापन किया जा रहा है। पुलिस आपराधिक पृष्ठभूमि छिपाने वालों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है और दस्तावेजों की गहन जांच कर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है। अभियान की साप्ताहिक समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाएगी, जिसमें कानून व्यवस्था और मजबूत होगी। ऑपरेशन क्रैकडाउन एक माननीय डीजीपी महोदय द्वारा एक विस्तृत अभियान देहरादून पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है, जो सभी थानों में सर्कल अफसर के स्तर पर उसको चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग एसपी सिटी या एसपी ग्रामीण स्तर पर की जा रही है। और मेरे स्तर पर भी प्रत्येक वीक इसमें इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले किराएदार, विभिन्न जो कार्य करने वाले हमारे वर्कर्स हैं,
जो होटल या रेस्टोरेंट में कार्य करने वाले लोग हैं और जो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं और जिनका कोई विभिन्न आपराधिक इतिहास है, उन ऐसे लोगों को खोजना और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई प्रचलित है वो हमारे संज्ञान में लेके आना। अगर कोई फंडर है या कोई किसी तरीके से बाहर से आया है जिसने अपना आपराधिक इतिहास छुपाया है, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। और अभी हमारी वेरिफिकेशन की कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसको हम लोग विभिन्न माध्यमों से सत्यापित भी कराएंगे और उसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी, जिस भी तरीके से लोग अपने जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है उनको हम लोग जरूर सत्यापित कराएंगे, उसके अनुरूप ही कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।